हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये चैप्टर ना सिर्फ क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये पूरे साइंस का फाउंडेशन कहा जाता है। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो मतलब पूरी साइंस समझने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है, पूरी साइंस आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। अब जैसे चैप्टर का नाम हम लोग देख रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैटर मैटर आखिर होता क्या है। बता तो दिया हमने कि चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर आखिर होता क्या है, मैटर कैसे जानेंगे हम लोग मैटर क्या होता है। तो हम बताते हैं आपको मैटर होता क्या है आखिर। मैटर, इसको हिंदी में हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं। मैटर, पदार्थ। अब मैटर होता क्या है। मैटर वो हर चीज होती है जिसके पास मास होता है, हैविंग मास। मास को हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान। मास मतलब द्रव्यमान हो, वह वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज स्पेसीज जिसके पास मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो। वॉल्यूम को हिंदी में बोला जाता है आयतन। आयतन हो जो कोई जगह घेरे, मतलब अगर हम लोग रख रखे हैं पूरे अपने एटमॉस्फेयर में, तो वो कोई जगह घेर रही हो, जगह घेरे। ऑक्युपाइज स्पेस। और एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग अपने आप महसूस कर सके, फील कर सके, जिसको अब मैटर जैसे हम लोग देखते हैं अपने आसपास में, हमारे आसपास में ज्यादातर चीजें मैटर ही होती हैं। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर भी मैटर है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में हम देख रहे हैं ये जगह भी घेर रहा है। इसका कुछ मास भी, अगर हम लोग मास निकालने बैठेंगे तो मास भी है इसका, इसको तौलेंगे तो मास निकलेगा इसका। और इसके पास में एक वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम है क्योंकि ये जगह घेर पा रहा है ना, तभी इसके पास वॉल्यूम भी है। और इसको महसूस तो हम कर ही पा रहे हैं, अपने हाथों से महसूस कर रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं तो देख के महसूस कर रहे हैं, हाथों से छू के महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और ये जगह भी घेर रहा है, इसके पास में द्रव्यमान भी है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ, हम लोग एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, पदार्थ के एग्जाम्पल्स कुछ। अब एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो मार्कर है। अभी हमने बताया मार्कर एग्जाम्पल होता है पदार्थ का ही। और जैसे हम लोग बुक से पढ़ रहे होते हैं, हमारी बुक्स हैं, बुक्स भी पदार्थ के अंदर ही आती है, बुक्स भी पदार्थ ही है, मैटर ही है। बुक्स हो गए, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, फोन हो गया जो नचाते रहते हैं हम लोग, और कार वैन, ये सब कुछ पदार्थ के अंदर ही आता है, मैटर के अंदर ही आता है। तो हमारा इस टाइप से पहला टॉपिक खत्म हो जाता है, पदार्थ। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स से मैटर को हमारे अच्छे से तैयार करते हैं। अब हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे तुम लोग के सामने, तुम लोग को ये बताना है हमको कि ये पदार्थ है या नहीं है, ये मैटर होगा या नहीं होगा। जैसे पहला है लाइट। सोचो लाइट मैटर है या नहीं है। और दूसरा हो गया स्मोक, धुआं जिसे कहा जाता है। इसके बाद में एयर, फीलिंग्स। जैसे किसी के लिए कोई फीलिंग्स है हमारी, ये हो गया। अब हमें इन चारों के बारे में बताना है हमको कि कौन कौन सी चीज मैटर है और कौन कौन सी चीज मैटर नहीं है। लाइट, अभी तक आप लोगों ने देख लिया, सोच लिया होगा क्या होता है, लाइट मैटर है या नहीं है। लाइट हमारे पास में मैटर
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट का कोई मास नहीं होता है। अभी हमने बोला था वो चारों चीजें होनी चाहिए, मास नहीं होता है। लाइट का कोई मास नहीं होता है, इसलिए ये मैटर नहीं है। अब हमारे पास आ रहा है स्मोक। स्मोक मैटर है या नहीं है? स्मोक का हम लोग ऐसे जान सकते हैं ना, जैसे रूम वगैरह में अगर आग वगैरह लगी हुई है तो हम लोग देखते हैं कि धुआं पूरा भर जाता है रूम के अंदर। और रूम के अंदर धुआं भरने के बाद में हम लोग जब रूम के अंदर खड़े होते हैं तो थोड़ा हमको भारी भारी लगने लगता है कि पूरा भरा भरा लग रहा है। तो जो धुआं होता है, जो स्मोक होती है, उसके पास में द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं, मास होता है। और ये जगह भी ऑक्युपाई कर पा रही है हमारे पास। तो इसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो इसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। तो स्मोक भी हमारे पास में मैटर होगा, मैटर है। अब एयर का आ रहा है। एयर हमारा मैटर है या नहीं है? एयर एयर हमारा मैटर होगा। क्यों मैटर होगा? क्योंकि एयर भी द्रव्यमान रखता है, एयर के पास द्रव्यमान होता है। अब कैसे होता है द्रव्यमान? इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे एक इस टाइप की, जैसे लकड़ी लो लंबी सी, उस पे एक साइड आप बिना फूला हुआ गुब्बारा बांधो, एक साइड आप फूला हुआ गुब्बारा बांधो। जो फूला हुआ गुब्बारा होगा उधर साइड के लिए थोड़ी लकड़ी झुक जाएगी। और इससे एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे फुटबॉल वगैरह होती है, बिना फूली हुई फुटबॉल जो होती है उसका मास कम होता है। और जो फूली हुई फुटबॉल होती है उसका मास अगर हम लोग तौलेंगे तो उसका मास थोड़ा ज्यादा होता है। तो इससे हम लोग बता देते हैं कि जो एयर होती है, एयर के पास भी मास होता है। तो एयर भी मैटर है हमारे पास, मैटर है। अब फीलिंग्स, किसी के लिए हमारी कुछ फीलिंग्स, जैसे होता नहीं है कि पड़ोस वाले क्लास में कोई होता है किसी ना किसी का, उसके लिए फीलिंग्स होती हैं कुछ कुछ। तो हमारी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स क्या होती है? या मम्मी पापा के लिए फीलिंग्स, या टीचर के लिए फीलिंग्स, किसी के लिए भी फीलिंग्स तो किसी के लिए भी हो सकती है। भाई बहन के लिए फीलिंग्स। जो फीलिंग्स है हमारी, ये क्या होती है? ये मैटर है या नहीं है? इनको हम लोग महसूस तो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इनको, लेकिन इनको हम लोग मतलब देख नहीं सकते। कि तुम्हारी किसी के लिए कितने किलो फीलिंग है, ये थोड़ी ना बोलोगे तुम कि हम उसको इतना किलो प्यार करते हैं। ये थोड़ी ना बोल सकते हो। या फिर ये भी नहीं बोल सकते हो कि हमने उसको इतना प्यार किया, हमने देखा। ये देख थोड़ी ना सकते हो तुम कि उसको तुम इतना प्यार कर रहे हो, देख नहीं सकते हो वो चीज। तो जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। ऐसे लाइट का हमने बताया था ना, मास नहीं होता है, इसलिए ये भी मैटर नहीं है। अब ये चार एग्जाम्पल हो गए, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच के देखना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। अब हम लोग जानने जा रहे हैं मैटर्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है मैटर के बारे में सब कुछ जानेंगे। मैटर को हम लोग दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मैटर का। एक हो जाएगा हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक हो जाएगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? जैसे हम लोगों ने सुना है ना कि मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ऐसा होता है, मैटर जो होते हैं, मैटर पांच टाइप के होते हैं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो साइंस से थोड़ा लव वगैरह करते हैं उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैटर पांच टाइप के होते हैं। हम लोग केवल तीन के बारे में ज्यादा सुनते रहते हैं, लेकिन मैटर पांच टाइप के होते हैं। क्या क्या टाइप होता है? पहला तो हो गया सॉलिड, जिसे ठोस बोला जाता है। दूसरा हो गया लिक्विड, जिसे द्रव बोला जाता है हिंदी में। तीसरा हो गया गैस, इसे तो गैस ही बोला जाता है। अब इसके बाद में आता है दो और कौन से हैं। एक होता है चौथा, प्लाज्मा।
इसे हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोला जाता है। प्लाज्मा हो गया। और एक पांचवा जो होता है, पांचवा थोड़ा टफ पड़ता है सबके लिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या हुआ था, बोस और आइंस्टीन ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये निकला था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बाद में अब केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। एक होगा प्योर मैटर, एक होगा इम्प्योर मैटर। प्योर मतलब भाई शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ। अब प्योर मैटर के अंदर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से। प्योर मैटर के अंदर हमारे पास दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। एक आता है हमारा एलिमेंट, और एक हमारे पास आता है कंपाउंड। इसको हिंदी में बोला जाता है यौगिक, इसको बोला जाता है तत्व। और अशुद्ध पदार्थ के अंदर, मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, मिक्सचर भी बोल सकते हैं। मतलब किसी ना किसी चीज का मिक्सचर हो गया, उसको हम लोग इम्प्योर मैटर के अंदर ला देते हैं। ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस है, तो सेकेंड चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। अब पहला चैप्टर हमारा केवल इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। अब इनके बारे में धीरे धीरे करके आगे जानते हैं हम लोग कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में क्या क्या होता है। इनके बारे में धीरे धीरे जानते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और हमारे पास प्लाज्मा है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। वो उतना हमारे काम भी नहीं आता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानते हैं आगे क्या होता है। अब सॉलिड होता क्या है। सॉलिड वो चीजें होती हैं जिनका शेप फिक्स होता है। शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब इनको ऊपर से अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इनका शेप चेंज नहीं होगा, और इनका जितना वॉल्यूम है तो वो उतना ही वॉल्यूम में रहेंगे। जैसे हमारे पास डस्टर है, डस्टर पे हम लोग कितना भी ऊपर से फोर्स लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। वो जितना है उसका वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम रहेगा। जैसे हमारे पास मार्कर भी है, मार्कर के ऊपर से भी अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम भी घेरे रहेगा। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इनका जो शेप है, शेप भी ऐसा ही रहेगा। चेंज करेगा शेप, लेकिन फिर वो टूट ही जाएगा। उसको चेंज करना नहीं कहेंगे, उसको तोड़ना ही कहेंगे सीधे। तो इसका जो शेप होता है, शेप भी फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स ही रहता है। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के बारे में जानते हैं। लिक्विड, लिक्विड वे चीजें होती हैं जिनका शेप नहीं फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, बट इनका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम फिक्स रहता है। वॉल्यूम फिक्स, शेप आकार को कहते हैं, और वॉल्यूम हमारा आयतन होता है। इनका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। अगर हम लोग पानी को एक ग्लास में लेंगे तो वो अगर 1 लीटर है, तो अगर हम लोग उसको एक भगोने में लेंगे तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा। वो बात अलग है, अगर वो ग्लास में होगा तो उसका शेप ग्लास के रूप का होगा, और जब वो भगोने के अंदर होगा तो उसका शेप भगोने के टाइप का हो जाएगा। तो उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम उतना ही रहेगा। जितना वॉल्यूम हमने ले रखा है उतना ही वॉल्यूम रहेगा। अब बात आ रही है गैस की। गैस क्या होता है। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, और जो शेप है शेप भी फिक्स नहीं है।
अगर कोई गैस को हम लोग पूरे कमरे में फैलाए हुए हैं, तो अगर वो पूरे कमरे में फैली हुई है, उसको हम लोग कंप्रेस करके ऊपर से दबा दबा के उसको उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसको एक छोटी सी जगह में भी हम लोग फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एलपीजी गैस भरी हुई है, हमारे सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी हुई है। अभी सिलेंडर के ऊपर से खोलो और सारी की सारी गैस हमारे रूम के अंदर फैल जाएगी। लेकिन उसके बाद में अगर तुम्हें उसी सिलेंडर के अंदर दोबारा गैस भरनी है, तो तुम उसके अंदर दोबारा प्रेशर लगा के ऊपर से दोबारा से गैस भर सकते हो। तो पहले गैस पूरे कमरे में थी अंदर आके उसके, और हमने अगर खोल दिया उसका ढक्कन, तो गैस पहले पूरे केवल सिलेंडर के अंदर थी, पूरे रूम के अंदर गैस फैल जाएगी। तो उसका जो शेप है, शेप भी फिक्स नहीं है। उसका वॉल्यूम भी, पहले वो वॉल्यूम उसका सिलेंडर का ही था, लेकिन अब पूरे वो रूम का वॉल्यूम ले लेगा वो। तो वॉल्यूम भी उसका फिक्स नहीं रहेगा और शेप भी उसका फिक्स नहीं होता है। तो यही चीज हो गया सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। अब इसके आगे हम लोग कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होता है, मैटर बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स जिनको हिंदी में बोला जाता है कण, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है हमारे पास पदार्थ। तो पदार्थ को हम लोग, जैसे हम अभी हमने देखा है, हमने बताया था बॉक्स वगैरह होता है वो सब पदार्थ होता है। ऐसे ईंट होती है, ईंट को भी हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं। ये हमने ईंट बनाई है हमारे सामने, जिसको इंग्लिश में ब्रिक बोला जाता है। ईंट हमने बनाई है। अब ईंट में देखा होगा छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं, सब जुड़े हुए हैं एक साथ में आपस में, उनसे वो मिलके ईंट बनी हुई है। ऐसे ही करके छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है हमारे पास में ईंट। अब ऐसे ही तुमने देखा होगा चौक वगैरह होती है हमारे पास, चौक भी बड़े छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे चौक से अगर हम लोग लिख रहे होते हैं, तो उसके जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ के नीचे गिरते हैं जाके। तुमने देखा होगा क्लास वगैरह में नीचे बोर्ड पर चौक के पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो चौक होती है, चौक भी बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो पदार्थ होता है, पदार्थ बड़े छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसका हम लोग देख सकते हैं, जैसे पानी अभी देख सकते हैं, छोटी छोटी बूंदे होती है पानी की। वो सारी बूंदे एक साथ जब जुड़ जाती हैं, तो वो जाके एक पूरा अलग से बना देती हैं। उसको कह देते हैं हम लोग कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसको कण बोला जाता है हिंदी में, कण लिख सकते हैं, कण बोला जाता है इसे हिंदी में। और ये तो पदार्थ है, ये हमने बता ही रखा है पदार्थ होता है। जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब इनमें क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन कणों के बीच में स्थान भी होता है। अगर तुम लोग लकड़ी के ऊपर पानी डालो, जैसे मान लो लकड़ी की तुम्हारी टेबल है, लकड़ी की टेबल के ऊपर तुमने पानी डाला, थोड़ी देर बाद देखोगे पानी सारा का सारा तुम्हें मतलब दिखेगा नहीं, सोख लेगी। लकड़ी होती है, लकड़ी पानी को सोख लेगी। क्यों सोख लेती है? क्योंकि लकड़ी जो होती है, लकड़ी की जो सतह है, सतह के ऊपर छोटे छोटे मतलब छेद होते हैं, छिद्र टाइप के होते हैं, उनमें पानी चला जाता है अंदर। तो जो पार्ट, ये जो बना हुआ है हमारे पास में पदार्थ, मैटर जो है, मैटर बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और जो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में छोटा सा स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है इसे। इसे हिंदी में अंतर आणविक स्थान बोला जाता है, अंतर आणविक स्थान। तो जो पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों के बीच में एक अंतर आणविक स्थान होता है, इसे इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बोला जाता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है मतलब, अगर ये जैसे पदार्थ बना हुआ है हमारे पास में, और ये इसके छोटे छोटे कण इतने बड़े हैं, तो ये छोटे छोटे कणों के बीच में हल्का सा स्पेस होगा। जैसे देखो यहाँ पे भी हल्का सा स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ जा सकता है, छोटा छोटा सा स्पेस होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, उन कणों के बीच में एक हल्का हल्का सा स्पेस भी होता है, जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है। अब तुम लोग खुद सोच रहे होगे ये चीज, कि हमने बोला पदार्थ इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी है। अब इतना कुछ है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी हो रहा है,
तो ये जुड़े कैसे हुए हैं एक साथ में, छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने ही छोटे हैं तो वो जुड़ कैसे रहे हैं? तो इसके लिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में लग रहा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो फोर्स इन सारे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है, सबको जोड़ के रखता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये हार्ड दिखाई देती है। चौक हो गए, चेक चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको इंटरमोलिकुलर फोर्स जोड़ के रख पा रहा है, जिसकी वजह से चौक हम लोग को रिजिड दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इसमें लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स भी लगता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को, आकर्षण जिसे बोला जाता है। इसे लिख सकते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। अब ये चीज होगी, जैसे छोटे छोटे हमने बताया कण होते हैं, छोटे छोटे कणों के बीच में आकर्षण बल लग रहा होता है। ये आकर्षण बल इनको दोनों को आपस में पास पास ला रहा है, पास पास, इसी वजह से ये लोग पास पास आके इकट्ठा हो पाते हैं। तो इसीलिए कण जो हमारे पास होते हैं वो पास पास आके इकट्ठा हो पाते हैं और वो रिजिड बना पाते हैं, हमारे पास में पदार्थ बन पाता है उससे। अब एक और पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है? अब इसमें क्या होता है, जो हमने बताया कि छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ये हमेशा गति के अवस्था में रहते हैं, मतलब मोशन में रहते हैं हमेशा। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमेशा हम लोग को, जब भी हम लोग देखेंगे, हमेशा मोशन करते हुए दिखाई देंगे। जैसे तुम लोग देखो ना, पानी के अंदर तुमने नमक वगैरह डाला हुआ है, उसमें जब तुम नमक वगैरह घोल लोगे पूरा, उसके अंदर देखोगे तो नमक जो कण होते हैं वो सारे चलते हुए दिखाई देते हैं अंदर पानी के। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पानी होता है, इसके जो पदार्थ होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। तो ये लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑलवेज फाउंड इन मोशन स्टेट, इन मोशन स्टेट। हमेशा पार्टिकल्स जो होते हैं हम लोग को मोशन में दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे चल के थोड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स पढ़ेंगे, तब तक ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम इसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जिनसे हमें आगे का चैप्टर पढ़ने में बड़ी ज्यादा आसानी होने वाली है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में रिजिडिटी। रिजिडिटी जिसे बोला जाता है कठोरता। अब ये कठोरता होता क्या है, रिजिडिटी होता क्या है, इसके बारे में बताना है। देखो सोचो, खुद सोचो एक बार कि कठोरता मतलब देख के पता चला, रिजिडिटी जैसे रिजिड हो गया और यहाँ पे कठोर दिख रहा है तुम्हें, उसमें ही दिखाई दे रहा है, वर्ड में ही दिखाई दे रहा है कि होता क्या है। रिजिडिटी मतलब कोई चीज ऐसी जो रिजिड हो। कठोरता मतलब कोई चीज ऐसी जो कठोर हो। सिंपल सी चीज है। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, जब हम लोग मतलब मान लो जैसे ये है, हमारे पास मार्कर है हाथ में हमारे, इस पे हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं और ये अपने शेप में परिवर्तन ना करने के लिए अपनी तरफ से जो टेंडेंसी दिखा रहा है, इसी को बोला जाएगा कि इसके अंदर कठोरता है। मतलब जैसे तुम्हारे अंदर भी कठोरता है। अभी मान लो तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं कि भैया फोन ना चलाया करो ज्यादा, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता भरी हुई है कि फोन तो हमें चलानी चलाना है, घर वाले चाहे जितना भी बोल लें, फोन नहीं छूट सकता हमारे हाथों से। तो फोन तो तुम्हें चलाना ही चलाना है। तो वो तुम्हारे अंदर की क्या है, कठोरता है। तो वही चीज है यहाँ पे, कठोरता क्या होता है, किसी भी वस्तु की वो टेंडेंसी जिससे वो अपने शेप में परिवर्तन ना होने दे, उसी को बोला जाता है कठोरता। तो कठोरता क्या हो गया, बता दिया। वही चीज है, मतलब जैसे किसी, कोई अपने शेप में परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसकी जो टेंडेंसी है वो वाली कि अपने शेप में परिवर्तन हमें नहीं कराना है, उसी को बोला जाएगा कठोरता। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में दूसरा पॉइंट, जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जिसे हिंदी में संपीड्यता बोला जाता है, संपीड्यता। अब ये क्या चीज है,
इसमें क्या होता है, अभी हमने तुम लोग को बताया है कि जो वो पदार्थ है हमारे पास, मैटर है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर कोई चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और हमने ये भी बताया तुम लोग को कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, छोटा छोटा सा अंतराण्विक स्थान होता है। तो ये जो छोटे छोटे कण है, इनसे मिलकर बन रहा है कोई चीज। अब इसके बीच में स्पेस भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि स्पेस है। अब खुद सोचो, तुम ऊपर से, इसके ऊपर से फोर्स लगा रहे हो। जब फोर्स लगाओगे तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल थोड़ा इधर साइड के लिए बढ़ जाएगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये भी, ये सारे के सारे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हम लोग को थोड़ा कंप्रेस होके दिखाई देगा, मतलब पिचक के दिखाई देगा। मान लो इसके इसके ऊपर हमने चारों तरफ से प्रेशर लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है चारों तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को पिचक के दिखाई देगा। क्यों पिचक के दिखाई दे रहा है? क्योंकि इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उनके बीच में ये जो खाली सा स्थान था, खाली सी जगह थी, स्पेस था, जो ये स्पेस इनके जो बाकी के कण है वो घेर लेंगे। जब इनके ऊपर से हम फोर्स लगाएंगे तो इनके जो बाहर वाले कण है वो अंदर आ जाएंगे, और जो अंदर वाला स्पेस था उसको घेर लेंगे। तो वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएंगे, थोड़ा पिचक के हमको दिखाई दे जाएंगे। जैसे तुम लोग देखा होगा, स्पंज वगैरह देखा होगा, जब उसको दबाते हैं तो वो पूरा पिचक जाता है। तो उसकी जो टेंडेंसी है उसको पिचकने की, उसी को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, जितने भी हमारे पास में मैटर है, सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जब इनके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया जाता है, तो जो उनके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे की जगह लेने लगते हैं, और वो अंदर के जो अंतर आणविक स्थान था, इंटरमोलिकुलर स्पेस था, उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। और उस स्पेस को जब वो ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में उनके जो कण होते हैं वो सारे पास पास आ जाते हैं। सारे कण जब पास पास आ जाएंगे तो उनका पहले मान लो कुछ और वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर रहे थे, उसके बाद में थोड़ा वो पिछड़ जाएंगे और कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। तो इसी को बोल दिया जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। अब इसके बाद में एक और पॉइंट आता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जिसे बोला जाता है तरलता। अब ये तरलता क्या है, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी सिंपल सी है कि किसी भी मैटर के जो कण होते हैं, उनके कणों के बहने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को बोला जाता है लिक्विडिटी। जैसे पानी है, पानी के जो कण है छोटे छोटे, उनके बहने की टेंडेंसी ज्यादा है ठोस के मुकाबले में। मतलब जैसे एक सॉलिड हो गया, सॉलिड के मुकाबले में पानी जो है, पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आसानी से बह सकते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की फ्लो करने की टेंडेंसी, पार्टिकल्स की फ्लो करने की टेंडेंसी, फ्लो करने की टेंडेंसी, कणों की बहने की प्रवृत्ति, पार्टिकल्स की फ्लो करने की टेंडेंसी को ही लिक्विडिटी कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हालांकि तुम लोग पढ़ोगे अपना फिजिक्स में भी, अभी इसी इसी साल नाइन्थ में ही तुम लोग के आगे पढ़ाया जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी। हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन इसमें तुम लोग को बता देना ताकि तुम लोग को थोड़ा आसानी हो पढ़ने में, आगे की चीजें समझने में। अब जो पार्टिकल्स है, हमने बताया छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बन रहा है पदार्थ। जो मैटर है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उनके जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल जो फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो करते टाइम पे उन पार्टिकल्स के अंदर जितनी एनर्जी है, उसी एनर्जी को बोला जाएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो। जैसे कोई पार्टिकल है, वो फ्लो कर रहा है। अब फ्लो करते टाइम पे इसकी एनर्जी हमने नापेगी, इसकी एनर्जी मान लो एक्स आ रही है कुछ भी। अब हम यही बोल देंगे कि जो इसकी एक्स एनर्जी आई है, ये एक्स एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसकी फ्लो करते टाइम पे इसकी एनर्जी जो निकलेगी उसी को काइनेटिक एनर्जी बोल दिया जाएगा। तो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो करते टाइम पे उसकी जितनी एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को उसकी काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी जिसको हिंदी में बोला जाता है घनत्व।
अब ये डेंसिटी क्या होता है, जैसे मान लो तुमने एक कमरा ले रखा है या एक बॉक्स ले रखा है तुमने। एक बॉक्स के अंदर तुमने पहले डाल रखी है 5 बॉल्स डाल रखी है, ठीक। अब इसी बॉक्स के अंदर तुमने डाल रखी है 2 बॉल्स केवल, और इसी बॉक्स के अंदर तुमने 10 बॉल्स भर रखी है। 10 बना लेना धीरे धीरे करके, 10 भर रखी है तुमने मान लो। अब हमने बोल रखा है कि जो एक बॉल है, एक बॉल का मास कितना है, वन 1 kg है, 1 kg है। और जो हमने बॉक्स ले रखा है, बॉक्स का आयतन वॉल्यूम कितना हो रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसका आयतन ले रखा है, वॉल्यूम ले रखा है। जो बॉक्स है, बॉक्स का वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जो एक बॉल है, एक बॉल का मास है हमारे पास 1 kg। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब ये, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ये भी है, और ये भी है, तीनों का 1 सेंटीमीटर क्यूब भी है, तो ये तो तीनों का फिक्स हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम तीनों का फिक्स है। अब तीनों के अंदर क्या डिफरेंट हो रहा है, इनके अंदर बॉल्स की गिनती अलग अलग हो रही है। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 10 है। अब इसके अंदर अगर 5 है बॉल, तो एक बॉल का मास अगर 1 kg है, 5 बॉल का मास कितना हो जाएगा, 5 × 1 kg हो जाएगा, 5 kg। अब वैसे इसके अंदर अगर एक बॉल का मास 1 kg है, तो 2 बॉल्स का मास हो जाएगा 2 kg। वैसे इसके अंदर भी 10 बॉल्स का हो जाएगा 10 kg। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी इसी से रिलेट करती है। डेंसिटी सिंपल सी है। अगर हमने वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रखा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर किसी भी स्पेसीज का जितना मास आ रहा है, उसी को बोला जाएगा कि उसकी डेंसिटी उतनी ही है। जैसे ये वाला था हमारे पास में, इस वाले बॉक्स के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स ले रखा है हमने, और जो इसके अंदर 5 बॉल्स आ रही है, 5 बॉल्स मतलब 5 kg मास आ रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 5 kg मास आ रहा है, तो इसका अगर हम लोग को बोलना पड़ेगा डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी बोल देंगे 5 kg/सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास में 5 kg मास है। वैसे यहाँ पे बोल देंगे 2 kg/सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी हो जाएगी। और वैसे इसकी भी डेंसिटी हो जाएगी 10 kg/सेंटीमीटर क्यूब। इसी डेफिनेशन से हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला भी आता है। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी को डी से दिखाया जाता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब किसी स्पीसीज का कितना मास है अपॉन में उसकी वॉल्यूम। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे इस टाइप से अगर तुम लोग को कोई भी फॉर्मूला दिखाई दे, सीधे सी बात है, नीचे वाले को कर दो 1, बची हुई जो ऊपर वाली चीज है वही लिख दो। मतलब ऐसे लिख सकते हो तुम कि यूनिट वॉल्यूम हमने ले रखा है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी स्पीसीज का जितना मास आएगा उतना डेंसिटी हो जाएगी। ऐसे ही आगे भी तुम लोग को बहुत सारी डेफिनेशन दिखाई देंगी। डेफिनेशन सिंपल से, फॉर्मूला याद रख लोगे तुम्हें डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी। नीचे वाली चीज को 1 कर दो, ऊपर वाली चीज जो बची हुई है वहां पे उसको डेंसिटी बोल दिया जाएगा। तो सिंपल सा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर किसी भी स्पीसीज का जितना मास होता है उसी को बुलाया जाता है डेंसिटी उसकी। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में किसी भी स्पीसीज का, किसी भी वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उसी को उसका घनत्व बोला जाएगा। चलिए अब आगे, इसके आगे थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, आगे बहुत चीजों के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर थोड़ा डेप्थ नॉलेज लेते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। अब हमने आपको बता रखा है, जैसे जैसे हमने बता रखा है कि जो मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब इसके सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस हमने बताया था ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो स्पेस बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है।
मतलब इतने पास पास आ जाते हैं इनके पार्टिकल्स, बिल्कुल ऐसे जुड़ के रखे होते हैं, बिल्कुल नेग्लेजिबल आ जाता है, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो नेग्लेजिबल हो जाता है। और हमने बताया जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में हमने बता रखा है। अब जो इनके पार्टिकल्स है नेग्लेजिबल क्यों हो पा रहा है पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, क्योंकि जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा लग पा रहा है। इसी वजह से इनके पार्टिकल्स ज्यादा करीब करीब आ पा रहे हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो पा रहा है। तो इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो ज्यादा होता है। नेग्लेजिबल को नग्न भी बोल सकते हैं हिंदी में। नेग्लेजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब इसके बाद में जैसे हम लोग देखते हैं, हमने बता रखा है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी बता रखा है, हमने पढ़ा रखा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमने ये भी बता रखा है कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, तब ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं, तब इंटरमोलिकुलर स्पेस उसके ऑक्युपाई होते हैं, तो वो थोड़ा कंप्रेस हो पाती है चीज। अब हमने बताया इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बिल्कुल नेग्लेजिबल है। जब इंटरमोलिकुलर स्पेस ही इनके अंदर नहीं है तो वो कंप्रेस कहाँ से होंगे, तो इनको जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये भी नेग्लेजिबल होती है। और हमने बताया रिजिडिटी के बारे में बताया है। रिजिडिटी के बारे में हमने बता रखा है। अब रिजिडिटी देखो, रिजिडिटी वही है कि हमने बाहर से फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में ये अपने आकार में परिवर्तन नहीं होने दे रहा है, अपने जो इनका जिस टाइप का थे पहले शेप में परिवर्तन नहीं होने दे रहा है। तो शेप में परिवर्तन नहीं होने देगा ना, क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है, उसके ऊपर से हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो शेप में परिवर्तन नहीं होने देता है। तो इसीलिए बोला जाएगा जो सॉलिड है, सॉलिड को रिजिडिटी भी है, सॉलिड के अंदर रिजिडिटी भी है। तो इसको इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि रिजिडिटी है इसके अंदर, और रिजिडिटी ज्यादा है इसके अंदर। अब इसके बाद में आएगा, हमने बताया काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया है। अब जो गैस होती है, गैस के बहने का फ्लो होने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। गैस के फ्लो होने की टेंडेंसी जब ज्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो सकती है। और जो हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड की भी बहने की टेंडेंसी ज्यादा है। जब उनकी भी बहने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और जो ये सॉलिड है हमारे पास में, सॉलिड की बहने की टेंडेंसी है ही नहीं, बहता है ही नहीं सॉलिड। तो सॉलिड की जब बहने की टेंडेंसी नहीं है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी इनकी कम होती है। और लिक्विडिटी भी हमने बता रखा है, लिक्विडिटी का भी सिंपल यही सेम ही है बिल्कुल, कि इनकी बहने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो लिक्विडिटी इनके अंदर नहीं होती है। कम लिख सकते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है, नेग्लेजिबल बोल सकते हैं जिसे हम लोग। नेग्लेजिबल बोल सकते हैं इसको। अब इसके बाद हमने एक डेंसिटी भी पढ़ा रखा है तुम लोग को। अब डेंसिटी इसकी क्या होती है, हमने बताया था डेंसिटी की किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर किसी भी स्पेसीज का जितना मास आ रहा है उसी को बोला जाएगा उसकी डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी ना। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हमने बताया सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा पास पास होते हैं। बताया ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा पास पास हैं। पार्टिकल्स ज्यादा पास पास हैं तो अगर 1 सेंटीमीटर की हमने बॉक्स ले रखा है तो उस बॉक्स के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स आ पाएंगे। ज्यादा पार्टिकल्स आ पाएंगे तो हर एक पार्टिकल का मास तो फिक्स ही है ना। जब सारे पार्टिकल्स का मास फिक्स है तो एक बॉक्स के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स आ पा रहे हैं, तो एक बॉक्स के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स आने की वजह से इसका मास भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मास ज्यादा हो जाएगा तो इसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे बोल सकते हैं जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है।
अब इसके बाद में सेम यही सारी चीजें हमको लिक्विड के बारे में भी पढ़नी है और गैस के बारे में भी पढ़नी है। अब हम लोग लिक्विड के बारे में जानने जा रहे हैं। लिक्विड का जैसे हमने बता रखा है तुम लोग को कि इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और इसका जो शेप होता है शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको ग्लास में रखेंगे पानी को तो वो पानी ग्लास के शेप का हो जाएगा, और अगर उसको हम लोग भगोने वगैरह में रखेंगे तो वो भगोने के शेप का हो जाएगा। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। हमने तुम लोग को बता रखा है कंप्रेसिबिलिटी वगैरह के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी इसमें कैसी होगी? जो लिक्विड होता है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती है। सॉलिड बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन लिक्विड थोड़े कंप्रेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों कंप्रेस ज्यादा हो पाते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या बोल सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी इनकी सॉलिड से ज्यादा होती है। क्यों सॉलिड से ज्यादा होती है? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जब सॉलिड से ज्यादा है तो इनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो भी सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये भी बोल सकते हैं सॉलिड से ज्यादा। अब एक और पार्ट है इसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वाला। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल भी इनके अंदर थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर अंतर आणविक आकर्षण बल कम होगा तभी तो जो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस थोड़ा उससे ज्यादा हो पाएगा। जो वाटर होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है। कम होता है इसलिए इनके जो बीच का स्पेस होता है, स्पेस थोड़ा ज्यादा हो पाता है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा हो पाता है। इसीलिए इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर भी आ पा रहा था। अब इसके अंदर आता है डेंसिटी वाला। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी इनकी थोड़ी सॉलिड से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अभी हमने बताया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने पार्टिकल्स आ पा रहे हैं किसी भी मैटर के, किसी भी स्पेसीज के। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कम पार्टिकल्स आ पाएंगे ना सॉलिड से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेस भी आ गया। इंटरमोलिकुलर स्पेस आ गया है, इस वजह से इनके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स कम आ पाएंगे, वहां पे जगह कम घिर पाएगी। तो जो पार्टिकल्स कम आ पाएंगे तो इनकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी सॉलिड से कम हो जाएगी, सॉलिड से कम, सॉलिड से कम हो जाएगी डेंसिटी इनकी। अब इनके अंदर तरलता वाला जो गुण होगा, जिसे लिक्विडिटी बोल दिया था हमने, ये तो सॉलिड से ज्यादा होगा ना, पता ही चल रहा है। लिक्विडिटी यहाँ तो लिक्विड लिक्विड दिखाई दे रहा है, पता ही चल रहा है पूरा पूरा। तरलता जो है, तरलता इनकी ज्यादा होगी, क्योंकि इनके फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा है। फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इनकी लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, सॉलिड से ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा। अब लास्ट पॉइंट आता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी इनकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी उससे, सॉलिड से। ये भी ऐसे सिंपल है, सॉलिड से ज्यादा।
काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा हो पाएगी? क्योंकि फ्लो करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा है सॉलिड से, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं, तो अब तक ये नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग गैस पे। जो गैस होती है, हमने बता रखा है गैस का जो आकार होता है, शेप होता है, ये फिक्स नहीं होता है। और इनका जो वॉल्यूम होता है, ये भी फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन, फिक्स नहीं होता है। अब क्या होता है, जो गैस होती है, गैस के जो अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इतना ज्यादा होता है कि अलग अलग वो दूर दूर भागती हैं एक दूसरे से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लेजिबल है, मतलब नग्न है। जब ये नेग्लेजिबल हो जाएगा तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जब नेग्लेजिबल है, तो इनके बीच के जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा ना। जब इंटरमोलिकुलर, मतलब ये दो चीजें हैं, दो पार्टिकल है हमारे पास में, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है, तो ये तो दूर जाना चाहेंगे ना, अपने आसपास आएंगे ही नहीं ज्यादा। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जब कम होगा, तो इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस हो जाएगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इनकी कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी, जैसे संपीड़ था बोला जाता है, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें इनकी, तो गैस जो होती है, गैस सबसे ज्यादा अधिक कंप्रेसिबल होती है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, सीएनजी के बारे में सुना है तुम लोगों ने? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी होती है कंप्रेसिबल नेचुरल गैस, कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। इसके नाम में है कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। जो गैस होती है, गैस इतना ज्यादा कंप्रेस होती है, जैसे सिलेंडर में एलपीजी भरी हुई है, तो वो एलपीजी एक बहुत ज्यादा बड़ी सी जगह में थी, उसको मतलब ऊपर से प्रेशर लगा लगा के उसको एक सिलेंडर के अंदर भरा गया। तो ये जो गैस होती है, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसको हम बहुत छोटी सी छोटी जगह में भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, ज्यादा होती है। सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज्यादा होती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। और इसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होगी इसकी? इसकी डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि सॉलिड, हमने बता रखा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स आ पाएंगे, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। अब यहाँ पे हमने बोला है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जब बहुत ज्यादा है तो इसके अंदर बहुत कम पार्टिकल्स आ पाएंगे। जब कम पार्टिकल्स आ पाएंगे तो इसका जो डेंसिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम होगी तो बोल देंगे ना हम लोग की डेंसिटी कम है इसकी, है ना, कम है। अब ये भी टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेम्परेचर वगैरह के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का इकाई परिवर्तन। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं। पहली सेल्सियस, जिसे डिग्री सी भी दिखाया जाता है। दूसरी केल्विन, जिसे के से दिखाया जाता है। तीसरी फ़ारेनहाइट, जिसे डिग्री एफ से दिखाया जाता है।
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिग्री आती है, केल्विन में डिग्री नहीं आती है। अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे इनके यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग। मतलब अगर हमें सेल्सियस में दी गई है तो हम फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दी गई है तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं। ऐसे केल्विन में दी गई है तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं, सेल्सियस में दी गई है तो केल्विन में निकाल सकते हैं। और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं, केल्विन फ़ारेनहाइट में भी आपस में चेंज हो जाएगा। दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले से हम तीनों में चेंज कर सकते हैं आपस में। पहला फॉर्मूला है डिग्री सी। पहला फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कोई चीज दे रखी है तो वो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और कोई केल्विन में दे रखी है तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास में आपस में निकल आएगा। अगर केल्विन में दी गई है डिग्री सेल्सियस से पूछेंगे, केल्विन वाला यहाँ पे पुट करो, डिग्री सेल्सियस में निकल आएगा। और केल्विन में पूछा गया डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो डिग्री सेल्सियस वाला यहाँ पे पुट करो और इसको इधर भेजो, केल्विन में निकल आएगा। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सी प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो हमें कुछ कोई चीज डिग्री सेल्सियस में दी जाएगी, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखो, इन दोनों फॉर्मूलों से ये आपस में कन्वर्जन होता रहेगा। अब इनका हम कन्वर्जन करके तुम लोग को दिखा रहे हैं। जैसे रूम टेम्परेचर जो होता है हमारे आसपास का रूम का टेम्परेचर, वो कितना होता है पता है किसी को? रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम पहले केल्विन में चेंज करके दिखाएंगे, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करके दिखाएंगे। और जो बॉडी का टेम्परेचर वाला है इसको आप लोग कमेंट में हमको बताओगे कि केल्विन में कितना आ रहा है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है। कमेंट सबको करना है, कमेंट करके सबको बताना है कितना कितना आ रहा है। अब रूम टेम्परेचर को जो 25 डिग्री सेल्सियस है इसको हम लोग अगर केल्विन में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमने बताया था यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाला डालेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273.15। इस टाइप से भी याद कर सकते हैं इसको। तो डिग्री सेल्सियस वाला हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा केल्विन में निकल आएगा। डिग्री सेल्सियस में हमें कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 25 हम यहाँ पे डाल देंगे प्लस 273.15। अब 273.15 और 25 डिग्री सेल्सियस को जब ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो केल्विन में हमारे पास कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करो, 298.15 केल्विन। तो केल्विन में हमारे पास में इतना आ जाएगा रूम का टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में इतना होता है। अब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने बता रखा है, यहाँ पे हम 25 डालेंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस डाल देंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 22, 9 5 जा कितना होता है? 9 5 जा 45 प्लस 32, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हमारे सामने आ गया रूम का टेम्परेचर। डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल दिया हमने और केल्विन में भी निकाल दिया। अब जो ये बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री वो केल्विन में तुम लोग हमको कमेंट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में, और सबके कमेंट हम अपने आप देखेंगे। कमेंट सेक्शन में सबको कमेंट करना है।
इस पार्ट को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिसमें जेई नीट के भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इस पार्ट में अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत लगी, कुछ प्रॉब्लम लगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उसको टाइप कर सकते हैं, हम लोग को बता सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद नेक्स्ट लेक्चर में आके कवर करेंगे। और अगर आप लोग को लगता है कि आप कुछ सजेशन दे सकते हैं, हमको बड़ा भाई समझ के कुछ सजेशन दे सकते हैं, तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं हमको, और हम उनके ऊपर काम करेंगे और अगले लेक्चर से थोड़ा ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि बाकी सारी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे दिखने वाली है। आपको कल एक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखेगी, जिसमें थोड़ा पता चलेगा आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी करनी कैसे, नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, उन सब के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।